परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन समस्त वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मीडिया एवं पत्रकार भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्य व्यवहार, नीतियां, कार्यक्रम और विचारधारा से प्रसन्न होकर के आज बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में, भारत के संविधान के अनुरूप इस देश को मजबूत करने में अपने पूरे जीवन का योगदान दिया है, वो शख्सियत आज हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। सर्वश्री बलिहारी बाबू, पूर्व सांसद, बड़ा लंबा आपका राजनीतिक संघर्ष में जीवन है बलिहारी बाबू जी का, और इनके साथ बड़ी तादाद पर आज यहाँ लोग आए हैं। हम उनका सभी का स्वागत करते हैं और एक लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने वाले, अपना विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक लगातार पूरा समय बहुजन समाज पार्टी को श्री तिलक चंद्र अहिरवार जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और देश के सभी राज्यों में लगभग बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, आज वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उनका और उनके सभी साथियों का स्वागत करते हैं और उन्हीं के साथ जनपद ललितपुर के पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री फेरन लाल अहिरवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उनका और उनके सभी साथियों का स्वागत करते हैं और इसी के साथ साथ जनपद हमीरपुर से पूर्व विधायक श्री अनिल अहिरवार जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम इनका और इनके सभी साथियों का समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं और इसी के साथ साथ श्री इंद्रपाल पाल, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर श्री इंद्रपाल पाल जी जनपद औरैया के हैं, इस समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। हम इनका और इनके सभी समर्थकों का स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं श्री तिलक चंद्र अहिरवार जी से कि चूंकि ये प्रेस बुलाई गई है और इसमें संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखना है, तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूं श्री तिलक चंद्र अहिरवार जी से अनुरोध करता हूं कि वो आवें और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। श्री तिलक चंद्र अहिरवार जी। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एवं महान समाजवादी आदरणीय लोहिया जी एवं मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
आज समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह के मौके पर मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही बड़े नेता रहे हैं आदरणीय बलिहारी बाबू जी, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, और तथा मंच पर विराजमान सभी अन्य सम्मानीय नेतागण, सामने बैठे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानीय पत्रकार बंधुओं। साथियों, मैं लगातार 32 सालों से बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहा। 32 सालों में हमने अपना पूरा जीवन, 20 साल की उम्र से हमने काम शुरू किया और 32 साल में हमने रात दिन अपना बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी गलत नीतियों के कारण बार बार गलत तरीके से अपमानित करना, इसकी वजह से हमने ये तय किया कि जिस घर में नींव के पत्थर की इज्जत नहीं है, जिस घर का मुखिया नींव के पत्थर को निकाल कर बाहर करता है, तो वो घर ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है, उसकी दीवारें और छत नहीं रह सकती हैं। और ऐसे एक नहीं, हमारे जैसे बलिहारी बाबूजी जैसे बहुत सारे लोगों को, जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए, हमने 20 साल की उम्र से काम शुरू किया। हमने जवानी नहीं देखी, जवानी क्या होती है, पूरा जीवन अपना पार्टी में लगाया। लेकिन हम जैसे लोग भी अपमानित होते रहे, तो हमें लगा कि अब हमें जो है अपना दूसरा घर तलाशना होगा। और जब हमें अपने साथियों ने बताया कि हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत सहजता से और सरलता से मिलते हैं और बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए उनसे हमें मुलाकात करना चाहिए और हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 2 बार मिले और एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें लगभग 40 मिनट का समय दिया, हमारी और हमारे साथियों की बात सुनी, और दूसरी बार लगभग 1.5 और 2 घंटे का समय हम 70-80 लोगों के साथ आए थे, उन सबको प्रॉपर समय दिया। और मैं जब 2 बार मिला तो मैं उनकी सहजता से, उनकी सरलता से, उनकी संवेदनशीलता का बहुत कायल हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। और मेरे साथियों ने, सब ने मुझे कहा कि हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। हम सिर्फ मुलाकात करने आए थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वभाव देखकर, उनकी सहजता देखकर हमें लगा कि हमारे नेता जो हैं, जो हम नेता के अंदर गुण चाहते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। बाकी मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, आज चूँकि कांशीराम साहब का जन्मदिन भी है, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, तो उनका 1964 से 2003 तक का संघर्ष है, 39 साल का। उस संघर्ष को हम 1 घंटे में, आधे घंटे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूरे संघर्ष का जो जिस्ट है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कांशीराम जी ने, उनका जो आंदोलन सफल हुआ, इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया पूरे देश के अंदर, वो सिर्फ 2 कारणों से, 2 बिंदु थे उनके पूरे आंदोलन का जिस्ट है। वो कहते थे कि जिस दल में सच्चे परिवर्तनवादी लोग हैं या अखंड क्रियाशील लोग हैं, ये 2 शब्द हैं, सच्चे परिवर्तनवादी और अखंड क्रियाशील। अगर ये 2 गुण जो है कार्यकर्ताओं में, फॉलोवर्स में अगर आ जाएं और वो काम करें, तो आप किसी भी दल को, किसी भी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर जा सकते हैं। और यही चीज़ हम लोगों के अंदर आई है। मैं इस मौके पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन देना चाहता हूँ। बुंदेलखंड से हमारे 2 पूर्व विधायक भी हमारे साथ आए हैं, और आपने चूँकि भीड़ रोक दी, मतलब कह दिया कि कोरोना का मामला था, तो इसलिए हमने सारे लोगों को रोक दिया, नहीं तो यहाँ पर कम से कम 5000 लोग होते बुंदेलखंड से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था तो हम लोग रुक गए, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमें वहाँ पर समय दें। पूरे बुंदेलखंड के 19 की 19 सीटें हम पूरे, जब तक चुनाव नहीं आता है, पूरी ताकत लगाकर 19 की 19 सीटें आपको जिताकर देने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथियों के सहयोग से।
ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। इतनी बात करते हुए और आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए, विशेषकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आज उन्होंने हमारे साथियों को हमें आज सदस्यता ग्रहण कराई, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद। अब मैं पूर्व सांसद श्री रमाकांत यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया के भाइयों के सामने अपनी बात रखें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ साथ समाजवादी पार्टी को जो ताकत देने के लिए हमारे तमाम साथी, हमारे बड़े भाई आदरणीय बलिहारी जी जो पूर्व सांसद हैं, हमारे गांव के, हम दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही प्राइमरी से हम दोनों पढ़े भी हैं, और उनके साथ तमाम हमारे सम्मानित साथी भी पार्टी को ताकत देने के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं इन साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज पूरे देश और प्रदेश का नौजवान, बेरोजगार, विद्यार्थी, किसान जो सपना देख रहा है कि आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों का भविष्य अच्छा होगा, एक नया सवेरा होगा। और उस पार्टी को हमेशा, क्योंकि मिशन से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय बलिहारी जी हैं, 1986 में जब हम लोग राजनीति की शुरुआत किए थे, हम विधायक हो चुके थे, आपने 1985 में बड़ा सहयोग हमारा किया था, हम कांग्रेस जे से लड़े थे। और इन्हीं के कहने पर इन्होंने इनसे माननीय कांसी राम जी ने कहा कि कोई कार्यालय के लिए व्यवस्था हो जाए लखनऊ में, तो आदरणीय बलिहारी जी के कहने पर मैंने अपने बी ब्लॉक विधानसभा का 95 नंबर कमरा भी प्रदेश कार्यालय के लिए दिया था उस समय। और इन लोगों ने बहुत ताकत दिया बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन जो भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, जो बुंदेलखंड से हैं, निश्चित रूप से मकान की जब ईंट की दीवार कोई निकालेगा तो दीवार कमजोर होगी और मकान ध्वस्त होगा। आज वही स्थिति है। लेकिन आज पूरा देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश का नौजवान एक आशा भरी निगाह देख रहा है। हम लोग तो महाराष्ट्र भी जाते हैं, बिहार में भी जाते हैं, कभी कभी मध्य प्रदेश, गुजरात में भी घूमते हैं। जो आपकी इस समय पूरे देश में छवि है, आज के समय में किसी भी नौजवान नेता की इतनी अच्छी छवि नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ने में, पार्टी को मजबूत करने में हमारे बड़े भाई आदरणीय बलिहारी जी और उनके साथ जो हमारे सम्मानित साथी लोग आए हैं, आपको ताकत देंगे। और हम लोग तो आपके सिपाही हैं, जहां भी आप प्रयोग करेंगे हम लोग खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए, पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करते हुए, पार्टी के नेताओं का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं विधायक श्री आलम बदी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपनी बात मीडिया भाइयों के सामने रखें। श्री आलम बदी साहब।
मुलायम सिंह यादव जी के ख्वाबों की ताबीर बनाने वालों और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करने वाले समाजवादी पार्टी के बहादुर नौजवानों, आज जो कहानी अंत में पहुंच रही है, आदरणीय बलिहारी जी के, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने की, ये कहानी पिछले लोकसभा इलेक्शन के साल भर पहले से लिखी जा रही थी। हुआ ये था कि दलित रिजर्वेशन के सिलसिले में आजमगढ़ में दलित आंदोलन पर थे और सगड़ी थाने पे इन पर थानेदार ने बड़ी बर्बरता के साथ नौजवानों को डंडों से पीट रखा था। अखबार में यह खबर आई तो बड़ा गुस्सा आया और दिल में यह आरज़ू आई कि ये मजलूम है, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। बलिहारी बाबू को फ़ोन किया कि आप अवगत हैं? कल हाँ, मैं अवगत ही नहीं हूँ, मैं उन घरों पर भी गया था। हमने कहा आप आए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, आप आए। तय हुआ कि हम लोग जेल चलेंगे। जेल गए, बहुत बुरी हाल में उन बेचारों को मारा गया था। उसके बाद हम उन लोगों के घरों पर गए, बड़े भयभीत थे लोग, लेकिन हमने आश्वासन दिलाया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप बिल्कुल भयभीत न हो। हम लोग आजमगढ़ के कप्तान से मिले कि आपके थाने ने बड़ी बर्बरता किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा विधायक जो हो गया हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, उनकी ज़मानत करा लीजिए। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी और 19 के इलेक्शन में जब ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से उम्मीदवार होंगे, तो बलिहारी बाबू मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि विधायक जी पूरे इलेक्शन में आपके साथ रहूँगा। और कहानी का आज अंत, हम आभारी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि बलिहारी बाबू का आपने आदरणीय तौर पर समाजवादी पार्टी में दाखिला कराया। बलिहारी बाबू तो आज के प्रोग्राम के दूल्हा हैं, लेकिन हम आपको मुबारकबाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं बलिहारी बाबू कि जिस तरह से माननीय कांशीराम के साथ लग करके आपने दलित राजनीति को मजबूत किया था उत्तर प्रदेश में, आज जिस हाथ को आप पकड़ रहे हैं, इस हाथ को इतना मजबूत करेंगे कि 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अनुरोध करेंगे पूर्व सांसद माननीय बलिहारी बाबू जी से कि वो अपनी मीडिया पत्रकार भाइयों के सामने अपनी बात रखें। श्री बलिहारी बाबू। भारत देश में जन्मे प्राचीन कालीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान के समतावादी महापुरुषों, समाज सुधारकों, सूफी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे नौजवानों के रोड मॉडल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद लोकसभा आजमगढ़ और हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रदेश के अध्यक्ष जो आज भी आप भी शामिल हो रहे हैं हमारे साथ और पूरे प्रदेश में इनका संगठन चलता है। हमारे राजभर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी एक संगठन के मालिक हैं। अलग अलग संगठन के लोग आज सहयोग दे रहे हैं। हमारे सामने बैठे हुए तमाम ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हैं कि हम उन लोगों से मिलेंगे, इसलिए मैं उन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आज आएगा। साथियों, जिस तरह से ताली से आप लोग स्वागत किए हैं, हमारे आजमगढ़ की जो पूरी टीम है, चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
आजमगढ़ से सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनका एक तरह से मान लीजिए कार्य क्षेत्र है और घर भी मैं मानता हूँ। तमाम जितनी टीम, आपकी टीम के जितने लोग हैं, हम अलग अलग नाम न लेकर के सारे लोगों का स्वागत करते हुए और सारे लोगों को विश्वास दिलाते हुए, सामने बैठी हुई जो हमारी नौजवान हमारे हैं, सारे लोग, कुछ लोग हो सकता है बाहर रह गए हों, मैं सारे लोगों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ये आश्वासन देना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान, नेता की पहचान काम से होता है, भाषण से नहीं। इसलिए मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं आप लोगों के लिए कहूंगा, क्योंकि पुरानी बातें याद जरूर दिलाऊंगा। मुझे याद हुआ समाज सुधारकों में पूरे दुनिया में प्रथमता तथा गद्बुद्ध संत कबीरदास, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा आज जिनका जन्मदिन है मनोहर काशीराम साहब का लोग नाम लेते हैं। इनकी फार्मूला ये हमारे बहुजन नायक मनोहर काशीराम साहब को नमन करता हूं। हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक आदर्श मनोहर काशीराम साहब रहे हैं। ये सही है, जो कुछ हम हैं, मनोहर काशीराम साहब गए और उन्होंने कहा बलिहारी तुम कुछ कर सकते हो। मैं वाम से जुड़ा तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं उनको नमन करता हूं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन महापुरुषों से ने पहचान कराया। मनोहर काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का तथा सम्राट अशोक का भारत बनाने का संकल्प लिया। प्रतीक चिन्ह आप अपने अपने नोटों में देखेंगे, ये जो चिन्ह है उसकी सुरक्षा आपको करना है। राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र है उसकी सुरक्षा आपको करना है। अगर देश में कोई नहीं करता है तो इसके मतलब आप उनकी पहचान करेंगे कैसा व्यक्ति है। साथियों, हम किसी को अपमानित करने या किसी को सम्मानित करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम व्यक्ति हैं। इसलिए जो चीज़ जो प्रतीक के रूप में जिस प्रतीक से चल रहा है, हर जगह मुहरें, जैसे आप हाई कोर्ट की मुहर देखिए, आप अपने नोटों में देखिए, राष्ट्रीय झंडा में देखिए, अगर उस बात को न मानिए, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को व्यक्ति न मानिए, इंसान न मानिए, तो मैं समझता हूँ ये भ्रम की स्थिति है। इसलिए हमारे श्रम करने वाले और भ्रम करने वाले दो लाइन है, एक जो है मारता है, एक मार खाता है। हम मारने वाले को कहेंगे भाई गरीबों पर रहम करो, और मार खाने वालों से कहेंगे कि भाई बहादुरी से मुकाबला करो। हमारे बीच में हमारे जितना नेता ये बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, ये नेतृत्व करेंगे, कहीं न कहीं आपको मदद करेंगे। आप नौजवान हो, आप ही नेता होगे। इसलिए मैं इस बारे में कुछ पढ़ दे रहा हूँ, लिखा हूँ, क्योंकि वह विषयांतर हो जाएगा। बहुत से विषय हैं। साथियों, अपने तौर तरीके से मानव काशीराम साहब ने वाम से बनाया, DS4 बनाया, BSP का गठन कर समाज को जागरूक किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं भी मनोहर काशीराम साहब की इस संघर्ष यात्रा का एक सिपाही रहा और आज भी हूँ। आज मैं नेतृत्व परिवर्तन क्यों कर रहा हूँ, मेरे आगे की बातों से स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा था तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। पहली तो यह कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 अप्रैल 1948 को कहा था, इसी लखनऊ की एक धरती पर एक बैकवर्ड की सभा में बहुजन समाज को चेताया था और संकेत दिया था कि ये पिछड़ी एवं दलित शोषित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, आपसे रोटी बेटी का संबंध बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप केवल एक पॉलिटिकल टाट पर बैठ जाएं तो बड़े से बड़े लोग आपको सम्मान करने में गौरवान्वित होंगे, बड़े से बड़े लोग गौरवान्वित होंगे। बात कुछ और है, लेकिन मैं वो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अब सबका सम्मान करना है, दोनों पक्ष का। इस देश में रहने वाले सभी लोग सम्मानित हैं, सभी सम्मानित होना चाहते हैं। इसी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में 1952 के आम चुनाव में SM जोशी की सोशलिस्ट पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि गठबंधन चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर सका, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाजवादियों के प्रति प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति जरूर बढ़ गई। बाबा साहब उस गठबंधन से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों को अछूत होने से बचा लिया।
भारतीय दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का गठबंधन करने के लिए व्यग्र था तथा जात मुक्त समाज के भारत के निर्माण के लिए बहुजन समाज काफी व्यग्र था। वह गठबंधन भी आचार कृपलानी की वजह से टूट गया था। बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी पार्टी छोड़ दी थी, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब की कही गई बात को आचरण में लाते हुए तथा अंगीकार करते हुए मानव काशीराम साहब ने 1993 में माननीय नेताजी, बड़े सम्मान से नेताजी समझ गए होंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य हो रहे हैं, माननीय नेताजी के बारे में समझ गए, नाम लेना जरूरी नहीं मैं समझता मैं भी बहुत आदर करता हूं, क्योंकि माननीय से समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन किया था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वर्ष 1993 के गठबंधन की चर्चा माननीय नेताजी से करने के में माननीय बलराम यादव पूर्व मंत्री जी हमारे बैठे हैं, ये और हमारे यहाँ ये महासचिव भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, और एक हमारे विधायक थे राम जन्म यादव। हमारे यादव विधायक तथा स्वर्गीय गांधी आजाद पूर्व सांसद, मैं स्वयं समझौता की बात करने वाली टीम में शामिल रहा। नेताजी की मुलाकात और इस वार्तालाप के कार्यक्रम से मुझे स्वयं बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि उस समय मैं स्वयं वामसेव की जिम्मेदारी निभा रहा था। मैं गैर राजनीतिक जड़ जो होती है, वामसेव एक संगठन, इस मुलाकात के बाद सपा बसपा का गठबंधन हुआ और नारा भी लगा कि मिले मुलायम काशीराम, बाकी कुछ नहीं कहूँगा मैं। ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये इसी नारे के बाद, क्योंकि हमें सबका सम्मान करना है, किसी को लेकिन सच्चाई बताना है कि आप गलत बोल रहे हो भाई, झूठ बोल रहे हो, झूठ और सच में बहुत अंतर है, ये कभी दूसरे दिन बोलेंगे। इसी नारे के बाद प्रतिक्रियावादी तक बहुजन समाज की एकता को तोड़ने का प्रयास करने लगे और अंततः प्रतिक्रियावादी सोच की वजह से गठबंधन टूट भी गया। प्रतिक्रियावादियों ने एक दूसरे के रिएक्शन में कभी बीएसपी की सरकार बनवाई 2007 में माननीय मुलायम सिंह साहब के रिएक्शन में, कभी ये बीएसपी के रिएक्शन में सरकार सपा की सरकार बनवाई 2012 में। ये गलतफहमी में न रहिए कि हमारी लोकप्रियता बढ़ी, हम ही मार खा गए। ये दलित पिछड़ों के बीच में गहरी खाई पैदा कर दिया और उस इसी खाई को ये जो है हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, पाटना पड़ेगा, सारे लोगों को मिलकर इसी खाई को पाटना पड़े। अभी पिछले वर्ष जनवरी 2019 में भी बहुजन समाज की चाहत के अनुसार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना झुक के गठबंधन किया, ये पूरे देश में इसकी सराहना है। ये जो है समाज में काफ़ी दिली हौसला और खुशहाली रही और लगा कि हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस गठबंधन में भी सपा के मुख्य लोग चुनाव हार गए थे, जैसे बाबा साहब 1952 में किए थे, हार गए थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग मुख्य लोग चुनाव हार गए थे। इसकी पक्ष विपक्ष में काफ़ी चर्चा हुई, किंतु ये गठबंधन भी कतिपय मिथ्या आरोपों के कारण टूट गया। ये कोई आरोप गलत सही नहीं था, टूट गया। बहुजन समाज काफ़ी हताश व निराश हुआ। मुझे भी धक्का लगा कि यह बहुजन समाज की एकता कभी नहीं बन पाएगी। जनता को इस गठबंधन के टूटने का वास्तविक कारण तलाशना होगा। आप लोगों को विवेक पैदा करना पड़ेगा, विवेक शक्ति, जनशक्ति, धन शक्ति, तब बढ़ेगी। ये अलग का विषय है साथियों। जनता को इस गठबंधन के टूटने का वास्तविक कारण तलाशना होगा। जैसे ढेला को हमारा विवेक नहीं बढ़ पा रहा, कुत्ते को अगर कोई ढेला मारता है तो कुत्ता किस पर अटैक करता है, ढेले पर या व्यक्ति पर? व्यक्ति पे करता है, वो समझदार है। हमारे लोग व्यक्ति पर, ढेला पर अटैक कर दे रहे हैं, इसलिए व्यक्ति पे करना चाहिए। हम किसी कुत्ता नहीं बना रहे हैं। आप लोग साथियों, ये गठबंधन दो पार्टियों का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर समाज का गठबंधन रहा। आज समाज का कमजोर व्यक्ति अपने को मजबूत और ठगा महसूस कर रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतें ताल ठोकर ढालने लगी हैं
और समाज के हित की शासन पद्धति समाजवाद तथा भारत का धर्म भारतीय संविधान को तोड़ने की बात करने लगे हैं। यहाँ तक कि भारतीय संविधान की शपथ ग्रहण करके संवैधानिक पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि यह देश न तो समाजवाद से चलेगा और न ही साम्यवाद से चलेगा। उनका कहना है कि समाजवाद बहुरूपिया ब्रांड है और हमारे लोग चुप मारे बैठे हैं। ये समाजवाद भगत सिंह को पढ़िए। भगत सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कहा। ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी भाई हैं, सभी समान हैं। इसी समानता को समाजवाद कहा गया है। इसी समाजवाद को स्थापित करने के लिए उन्होंने फांसी चढ़ गए। ये समाजवाद राज कायम करने के लिए फांसी पर चढ़ गए। ये उनका ये भी कहना है देश किसी और, अब जान ही रहे हैं कि नाम लिया जाए कि न लिया जाए, नहीं लिया जाए, हाँ, देश किसी और पद, ये मीडिया के लोग, अच्छा ठीक, धन्यवाद भाई। आप लोग क्योंकि आप लोग सही लिखिएगा, हमारी बात तो समझ गए होंगे। ये आप लोगों से भी हम सम्मान कर रहे हैं, नहीं जैसे देश को समाजवादी नहीं, हम किसी का अपमान करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही बात जो है वो आप लोग से, क्योंकि देश बनाना है। कौन बनाएगा साथियों? ये जिस बात को कह रहे हैं कि इससे चलेगा, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इतिहास में कई प्रकार की सरकारों का वर्णन है। वे हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। अधिनायकवाद भी जोड़ा जा सकता है। ये दूसरी कौन सी पद्धति है जो दूसरा, इसके अलावा जो कह रहे हैं वो कौन सी पद्धति है, कैसे चलेगी? पहली बात तो यह है कि जो आस्था का विषय है राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी साबित होगा। ये खंडित किया जा रहा विरोधाभासी बयान है। भारत के प्रधानमंत्री जी दुनिया के अन्य देशों में जब जाते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये कहा जाता है। ये उनकी कार्यप्रणाली के सिद्धांतों और आचरण के विरुद्ध है। ये जो बयानबाजी दिया जा रहा है विधानसभा में, तथागत बुद्ध एक राजकुमार होकर भी तमाम सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत किए, ज्ञान प्राप्त किया और संसार के दुखों के निवारण में लग गए। जबकि हमारे सीएम महोदय को त्याग करना चाहिए। उनकी इज्जत जो पहले थी, आज सीएम बनने में उतनी इज्जत नहीं है। ये आप सर्वे करिए। ये क्योंकि त्याग करने वाला समाज बनाता है। यह बुद्ध के विचारों के उलट कार्य एवं आचरण का एक उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान राजतंत्र की प्रणाली को बढ़ावा देने वाला है। ये क्षोभ का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति राजतंत्र और सनातनी व्यवस्था की वकालत कर रहा है, जो संविधान विरोधी और देश विरोधी की श्रेणी में आता है। समाजवादी, अम्बेडकरवादी, मानवतावादी विचारधारा के लोकतंत्र समर्थकों को इसका प्रबल विरोध करना चाहिए। ये जो है मानवीय कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चाहत थे। इसलिए इस परिवर्तन को लाने के लिए डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति होगी पूरे देश विश्व में, को मानवर काशीराम साहब के फार्मूले का प्रयोग कर परिवर्तन किया जा सकता है। साथियों, मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जात, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जातियों वर्णों में बटे लोगों की इस सामाजिक विषमता वाली व्यवस्था से न राष्ट्र की एकता मजबूत होगी और न राष्ट्रवाद का औचित्य ही सार्थक होगा। न तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा ही सार्थक होगा, क्योंकि काल्पनिक आदर्श से देश पीछे जाएगा और देश की जीडीपी घटेगी तथा बहुजन समाज में आपसी भाईचारा के विघटन को देखते हुए मुझे काफ़ी क्षोभ हो रहा है। हम बस एक मिनट और बोलूँगा अध्यक्ष जी, हम भटकाव में, ये बहुत लंबा हो गया, क्षमा करिएगा, तक बढ़ रहे हैं। हम भटकाव में गलत रास्ता है। रास्ता अगर सही होता है
तो कमजोर व्यक्ति भी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगर रास्ता गलत है तो बहुत मजबूत व्यक्ति भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम भटकाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भटकाव से दुखी होकर हमने यह तय सोचा कि माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों को देखकर प्रभावित हुआ और तय किया कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले ताकत देकर के उन्हें इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक आदर्श समाज की संरचना की जाए, जो पूर्णतया समतावादी, मानवतावादी और समाजवादी व्यवस्था पर आधारित हो। गठबंधन टूटने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहिष्णुता और संतोष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब इसकी तारीफ जो है पूरे विश्व में, समझे तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे देश में जरूर हुआ है। ये प्रदेश में ही नहीं ये किया। और नौजवानों के रोल मॉडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कुशल नेतृत्व, सक्षम और ईमानदार, सत्यनिष्ठ, सहनशील व्यक्ति के धनी हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को स्वीकार करके एक समाजवादी राज कायम करने का जिसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा न्याय हो का निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपका विश्वास हमारी ऊर्जा होगी। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं हमारे बलियारी बाबूजी ने अपनी बात रखी और बलियारी बाबूजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं और अपना मेमोंटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद तिलक चंद रहेरवार जी। अभी माननीय बलियारी बाबूजी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अशोक का लाट के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री तिलक चंद रहेरवार जी और उनके दोनों जो पूर्व विधायक जी हैं, वो सभी साथियों की तरफ से, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, उनकी तरफ से इनको जाने दो, इनको जाने दो बाबा जी को। आप श्री तिलक चंद रहेरवार जी, फेरनलाल रहेरवार जी पूर्व विधायक, श्री अनिल रहेरवार जी पूर्व विधायक और उनके सभी साथियों की तरफ से, बुंदेलखंड के सभी साथियों की तरफ से स्वागत हो रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। वो उसको करो, उसको अरेंज करो। क्यों ये नहीं, ये रिप्ले यहीं कराते हो कि और जगह भी कराते हो? केवल यहीं पर लाइए दोबारा रिप्ले। ये हमारा भी लाइव है, तुम हमारा लाइव कर रहे हो, हम तुम्हारा लाइव कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत बलिहारी बाबूजी द्वारा और तिलक चंद जी उनके सभी साथियों के द्वारा अशोक का लाट, भारत का संविधान और साइकिल ठीक है, तब दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जा रहा है। आ जाओ, विधायक आ जाओ, आ जाओ। विधायक जी दोनों आइए। ठीक। चलिए, बहुत धन्यवाद।
आओ बैठो। कृपया बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अब हम अनुरोध करेंगे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो मीडिया के साथियों को अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं क्षमा करेंगे, माननीय इंद्रपाल पाल जी जो औरैया के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, वो आ जाएं और अपनी बात बहुत संक्षिप्त शब्दों में मीडिया के सामने माननीय इंद्रपाल पाल जी रखें। जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित भाइयों, वैसे तो मेरी शुरुआत जो राजनीतिक है वो माननीय नेताजी के नेतृत्व में ही, उनके चरणों में बैठकर ही मैंने सब कुछ सीखा था। लेकिन कुछ समय के लिए भ्रमवश मैं भटक गया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जो मैंने बहुत बड़ी भूल की। साथियों, आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सारा देश महसूस कर रहा है, सारा देश देख रहा है कि आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर लूट खूट पड़ी हुई है। कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। और यदि ठीक से देखा जाए तो हम लोगों को समझना चाहिए कि देश और प्रदेश के पिछड़े और दलित भाइयों का तो भारी नुकसान इस सरकार में हो रहा है। और यही सब सोचकर, यही सब देखकर मैंने ये संकल्प लिया कि हम भटके हुए पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं और आज वापस हुए। साथियों, अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास देना चाहता हूं कि जब तक जीवन हमारा शेष है तब तक मैं आपके साथ ही आपके चरणों में बैठकर ही सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब अनुरोध है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाजवादी साथी और बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले जितने भी साथी अन्य दल छोड़ कर के आए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय बलिहारी बाबूजी ने बहुत संक्षेप में सब बातों को रख दिया। आदरणीय बलिहारी बाबूजी से चुनाव के समय मुलाकात हुई और चुनाव से पहले केवल नाम सुना करते थे। हमारे जितने भी आजमगढ़ के नेता हैं या पूर्वांचल या आसपास के जितने भी नेता कभी मिले मुझसे, उन्होंने यही कहा कि अगर बलिहारी बाबूजी साथ आ जाएंगे और हम लोग जोड़ ले जाएंगे तो आजमगढ़ और आसपास पूरे प्रदेश में नए तरह का संदेश जाने का काम होगा। जहां आपने शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी से उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ रह कर के काम किया, आज जिनको बहुत सारे बहुजन लोग याद कर रहे हैं, माननीय काशीराम जी, उनके साथ रह कर के आपने लगातार दलित, पिछड़े और जिनके साथ अन्याय हुआ उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि बलिहारी बाबूजी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं।
साथ ही में तिलक अहिरवार जी जो एमएलसी रहे, मैं उनका स्वागत करता हूं। फेरन लाल अहिरवार जी का स्वागत करता हूं। अनिल अहिरवार हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने वाले इंद्रपाल पाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। कल ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है और समाजवादियों ने कहा कि हम सब मिलकर के 22 में 351 सीटें जीतेंगे। कई लोग सवाल पूछते हैं कि 351 क्यों? 351 इसलिए कि फ्लाइट में मैं जा रहा था दिल्ली और फ्लाइट में एक हमें मिले, मेरे सीट के बगल में आकर के बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखा और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, हाथ आगे करो। तो मैं थोड़ा संकोच में था कि हाथ आगे क्यों करूं, लेकिन जब उनके सामने मैंने अपना हाथ दाहिना आगे कर दिया तो पहले तो उन्होंने देखा कि हाथ में न अंगूठी पहने हूं, न कोई कड़ा है, न कुछ है। लेकिन बड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और मेहनत करना बेटा, 350 सीटें जीत करके आओगे। मैंने उसी समय तय कर लिया। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता 350 की, मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूं, 351 सीटें जीत करके आएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमने वो संख्या बताई है जो संख्या कल्पना नहीं कर सकता कोई। इससे पहले हमने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला करके 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है तो ईमानदारी से मेहनत करके, सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ करके और अपने सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम 351 सीटें भी जीत सकते हैं। इसलिए जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें एक ही चीज जोड़ दो, वो फर्जी है। हमारा आपका नारा असली होगा। इसीलिए मंच पर इतने लोग बैठे हैं। हम इन सबको जोड़ करके 351 सीटें जीतने के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और जीता जाएगा, क्योंकि 22 में चलेगी बाइसिकल। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत पुराने लोग हैं, ये न्यू के लोग हैं, इनको सामाजिक तमाम चीजों की जानकारी है। इन्होंने अन्याय का सामना किया है, समय समय पर दुख दर्द को देखा है। जो हमारे भारतवर्ष की तमाम जो चीजें हैं, जो जाल बुने गए हैं, जाल बुने हुए हैं, उनसे निकल करके आए हैं। इसलिए जब ये साथ चलेंगे तो हम लोगों को भी कोई जाल फंसा नहीं पाएगा, हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसी सरकार चल रही है वो तो आप जानते हैं। आप यकीन करना इस बात का, मुझे अभी किसी ने बताया कि देखिएगा 2 महीने बाद ये बीजेपी की सरकार कहेगी कि देखो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि कोरोना वायरस हमने फैलने नहीं दिया। ये उपलब्धि बताएंगे अपनी। इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि अब भीड़ इकट्ठा मत करिए, कार्यक्रम मत करिए,
लेकिन मैं धन्यवाद पत्रकार साथियों को दे रहा हूं कि हमारे कार्यालय में आए, यहां कोई कोरोना वायरस नहीं होने वाला है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में, गुणवत्ता की शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सबसे पीछे नजर आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी पीछे है। मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कब पानी से दूध बना दें, कब हल्दी मिला के दाल बना दें, और कब आपको नमक रोटी के सहारे छोड़ दें। ये प्रदेश जिसमें देश की सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम पुलिस का बनाया था, वो महिलाओं के अत्याचार में, अन्याय में सबसे आगे चला गया। न्याय न मिलने वालों में सबसे आगे है प्रदेश। और अभी मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट की वजह से लाखों नौकरियां मिल गईं। कितना बड़ा झूठ बोल रही है सरकार। और वही काम जो आपके हमारे थे वो अपने बनाए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि दिवाली तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। मैंने अपने आजमगढ़ के सभी लोगों से कहा कि बड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन पता लगा है कि कौन सी दिवाली ये नहीं पता है। बनेगा, लेकिन किस दिवाली तक बनेगा ये नहीं बताया। इसलिए ये काम भी आपके हैं। और जो समाजवाद से घबराता है, जो समाज से डरता है, वो ऐसा इंसान होगा जो मानवता को नहीं पसंद करता। और समाजवाद की नई परिभाषा दे रहे हैं। सुना है, समाजवाद की नई परिभाषा दी जा रही है, क्योंकि वो संविधान से नाराज हैं, संविधान को नहीं पसंद करते। और याद रखना, जितने लोग बैठे हैं, हमें और आपको अधिकार और सम्मान कोई दे रहा है तो वो संविधान दे रहा है। और जो अधिकार सम्मान जहां से मिलते हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान की परवाह नहीं करते। उनका लक्ष्य कुछ और है, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और सभी हमारे साथियों ने जोड़ने का काम किया है, और आज जो आप बड़ी संख्या में आए हैं, इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग जोड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और हम एक भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश को और समाज को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेकर के गए हैं। जब कभी आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, सरकार बनेगी, तो नए तरीके से विकास और नई तरीके से कैसे खुशहाली के रास्ते पर लेकर के जाएं, उस दिशा में काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो जातियों में लड़ाई कराते हैं, कभी धर्म के सहारे, धर्म के पीछे छिप जाते हैं। हम उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं कि देश में इतनी बड़ी जनगणना हो रही है, पहले 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब भी उतने ही खर्च होंगे। क्या वजह है कि आपको, क्या कारण है जो आप नहीं जाति के आंकड़े दे पा रहे हैं? हम समाजवादियों का और सभी लोगों का मानना है कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए। और जब जाति जनगणना होगी तो बहुत सारी समाज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है, उसी संविधान से हम लोग निकाल करके ये कहना चाहते हैं कि जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा, रास्ता निकालेंगे कि किसकी कितनी आबादी है, उसी हिसाब से उसको हक और सम्मान मिल जाए। और अगर दिल्ली की सरकार नहीं जनगणना करेगी
तो समाजवादियों को मौका दीजिए, हम अपने प्रदेश की जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। और टेक्नोलॉजी में तो हैं ही आगे हम लोग, क्योंकि लैपटॉप बांटे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हमारे लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए शौचालय कहीं नहीं चल रहे। अगर कहीं शौचालय चल रहे हो तो बताइए। ऐसा शौचालय बनाया है, ये तो अपनी बता रहे हो कि आपने जो देखे हैं। नहीं, जो आपने देखे वो आप बता रहे हो, लेकिन अगर कहीं गलती से थोड़े हिल विल गए तो दीवार आपके ऊपर गिर जाएगी। ऐसे शौचालय तो कहीं दब ना जाओ। तो समाजवादी लोग लैपटॉप दे करके दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया कैसी है वो दिखाना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको शौचालय की तरफ खींच रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि 22 में बाइसिकल चले और कुछ नहीं चले। इसी अपील के साथ मैं आदरणीय बलिहारी बाबूजी का और तिलक चंद अहिरवार जी का, फेरन लाल अहिरवार जी का, अनिल अहिरवार, इंद्रपाल जी को, और बहुत लंबी सूची है, लंबी सूची है। ये जब पत्रकार साथी चले जाएंगे तब हम वो सूची भी पढ़ लेंगे, और जो साथी बाहर रहेंगे उनको बुला लेंगे अंदर। मैं सभी का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है कि जहां पर आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे न केवल समाजवादी पार्टी का हम लोगों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि पूरे प्रदेश के जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ा है। हम आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपकी। नहीं, अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो हाँ ठीक है। ये मेरी रख देना यार। ये सवाल ही उल्टा पूछते हो, जबकि मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा, कमलनाथ जी के साथ समर्थन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। मुझे खुशी है, हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों का नुकसान हुआ है, जिसमें फसल का तो हुआ ही हुआ है नुकसान, घरों का भी नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में लोग किसान भाइयों की जान भी गई है, और लगातार बारिश होने की वजह से जो फसल बच भी रही थी वो भी सब खत्म हो गई। इसलिए हमें यही सरकार से अपील है कि सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, हर मरने वाले किसान की मदद होनी चाहिए। 20 लाख रुपए की मदद हो किसान की, और जितना किसान का नुकसान हुआ है उसकी पूरी की पूरी भरपाई सरकार करे। इससे यह साबित हो गया है कि जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने की, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, कि जितनी भी होर्डिंग लगी थी गैर कानूनी थी, सरकार गैर कानूनी काम कर रही थी। पूरे सरकार के मुख्यमंत्री जी और अधिकारी बैठ करके गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये कैबिनेट के फैसले को ने पास होने से साबित हो गया है कि ये सरकार गैर कानूनी काम करती है। इस सरकार को कोई परवाह नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूरी तरीके से था, इसीलिए तो वह जो गैर कानूनी काम था, इसीलिए तो कैबिनेट से एक नया कानून बनाया उन्होंने प्रदेश के लिए। और फिर सरकार ये क्यों भूल जाती है? न जाने कितने सरकार में बैठे लोगों ने दंगे किए थे। हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ने अपने दंगे के मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अपने दंगे के खुद मुकदमे वापस लिए हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन में खुद दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो सोचिए, उस समय की सरकारों से गलती हुई कि जो वो दंगे में जो नुकसान हुआ था
उसकी भरपाई नहीं करी गई। तीन सरकार में यही तो बताएगी कि लोक भवन के सामने क्या कर दिया उन्होंने। एकाना स्टेडियम में नाम कर दिया, कम से कम उनके गांव में तो एक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बना देते, शायद उससे ज़्यादा बड़ा नाम होता। जितने बड़े नेता हैं और दूसरे के काम में अपना काम जोड़ देना। आपने बिहार फॉर्म ना भरने के लिए कहा था, गृह मंत्री ने राज्यसभा में कुछ बदलाव का संकेत दिया, तो क्या आप भी बदलाव कर रहे हैं अपने रवैये में? देखिए, देश के होम मिनिस्टर दिल्ली के होम मिनिस्टर बनकर के बात कर रहे थे और उनके भाषण में उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा गया। मुझे लगता है कि देश के होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से आए थे। क्या ये भाषण नहीं सुना हमने आपने? तो बताइए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। इस पे जरा ध्यान दीजिए और बातों पे कम ध्यान दीजिए। देखो, आपके बगल में जो बैठे हैं उससे डरना चाहिए आपको। मैं आपसे डेढ़ फीट दूर हूं। देखिए, हमसे तो नहीं होना है आपको, जो आपके बगल में बैठे उनसे बचिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस बीमारी से सावधान रहना चाहिए और दुनिया में 1,50,000 के लगभग लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। चीन से शुरू होकर के दुनिया के 125 देशों से ज़्यादा में फैल गया है। भारत में भी फैला है। लखनऊ में भी बता रहे हैं कि अब संख्या 1 या 2 हो गई है। आगरा में सबसे पहले पता लगा था। तो ये गंभीर बीमारी है और जिसके कारण पूरी दुनिया चिंतित है। कई देश लॉकडाउन हो गए, फ्लाइट्स एकदम एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रही हैं। तो इसलिए ये गंभीर बीमारी है, हमें आपको सावधान रहना चाहिए और बचाव के जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। लेकिन हम एक बात कह दें आपको, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। जिसके पास दवाई नहीं हो, बताओ, जो सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां जो हैं उनके लिए दवा ना हो, उनको इलाज ना मिल पा रहा हो, गरीबों को एम्बुलेंस ना चल पा रही हो, तो ये अगर बीमारी आ गई तो सोचो क्या तैयारी है सरकार की। इसलिए हमें और आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, जीडीपी ग्रोथ गिर रही है और जो सेक्टर अर्थव्यवस्था को संभाले थे, एविएशन है, होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, अब वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या सरकार को करना चाहिए कि कम से कम बेरोजगारी और ना बढ़े? रोजगार है कहाँ? आप कह रहे बेरोजगारी ना बढ़े? ना काम है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, तीनों चीज नहीं है। बैंक से मर्ज की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है। और देखिए कितनी रणनीति के तहत हम और आप समझ ही नहीं पाए चीजें। हमारे आपके सबके अकाउंट खुलवा लिए, नोटबंदी के बहाने सब पैसा जमा करा लिया, बाद में कुछ लोग पैसा लेके भाग गए, बाद में बैंकें मर्ज कर दी, डुबा दी बैंकें। है कहां पैसा हमारा आपका? इसलिए अगर बैंक में रखे हो तो सावधान है ना। और अब तो पैसा कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में रखोगे तो वो धन का रूप बदल जाएगा, बैंक में रखोगे तो दिन भर आप सोचोगे कि बैंक ना डूब जाए। तो कितनी असुरक्षा फैला दी सरकार ने। सोचिए आप, जिस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत थी, जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी यंग है, आज नए जो नौजवान को अगर नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो केवल उसका जीवन नहीं बदलेगा, उसके घर में जो लोग हैं, माँ बाप हैं, उसका भी जीवन बदलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा धोखा दिया है हमारी अर्थव्यवस्था के साथ। और इकलौती बैंक हमारी आपकी इलाहाबाद बैंक, उसका भी नाम खत्म कर दिया इन्होंने। बताइए इलाहाबाद बैंक क्या बची है? इलाहाबाद बैंक डुबा दी। और याद कीजिए, मुझे याद है वो दिन जब इसी लखनऊ में, राजधानी में, पूरे देश में इकट्ठे 300 ब्रांचेस खोली गई थी
और उस समय के वित्त मंत्री से और उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी ने तय किया था कि 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खुलेंगी और देश में रिकॉर्ड ब्रांचेस खुलवाई गई थी। आप हालत पता करिए, ब्रांचेस बंद हो रही हैं। लोगों ने जान दे दी, लाइन में लगे और वो जो जन्म लिया है वो तो आप जानते हो, खजांची से कई बार मिले हो आप। देखिए, जाति जनगणना इसलिए मैं अपने बेटे की सोच रहा हूं, मैं अपने भविष्य की सोच रहा हूं। जो नफरत हमारे खिलाफ फैला रहे हैं वो उसके साथ भी खिलाएंगे। अगर मैंने एक्सप्रेसवे बना दिया, मेट्रो बना दिया, इससे मैं अगड़ा नहीं हो गया हूं। हमारा बेटा भी अगड़ा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं समाज में नफरत नहीं फैले, और नफरत की खाई कोई पैदा कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे जातिवादी पार्टी है। और ये कहते थे परिवारवाद। बताइए, एक भतीजे को दो बुआओं से मिला दिया, ये परिवारवाद नहीं है? और आप लोग क्यों चुप हैं? आप लोग क्यों चुप हो? आप क्यों चुप हो? मैंने सब अखबार पलटे हैं, एक एक अखबार मैंने पलटा है देश का। एक जगह परिवारवाद वाली बात नहीं आई। और हम समाजवादी लोग अगर जुड़ जाएं तो बोले परिवारवाद। आपने एक भतीजे को दो बुआओं से मिला दिया, कोई परिवारवाद नहीं है। शाह का बेटा नहीं, वो तो बहुत सारे ऐसे हैं। इसीलिए समझ गए हम बात को। इसीलिए आदरणीय बलिहारी बाबूजी और अहिरवार जी और हमारे बहुत सारे साधु लोग, स्वामी लोग सब बैठे साथ में। और मैं बात वही याद करता हूं, फ्लाइट वाली। और नहीं मानते, हम दिखा रहे हैं, दिखवा लेना किसी से। कौन सा टैक्स? अरे छोड़िए, टैक्स वैक्स हटाइए सरकार को। नहीं, गठबंधन नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा। समाजवादी पार्टी उसके बारे में फैसला नहीं लिया है। जहां तक बिहार की बात है उसके बारे में मैं बता दूं आपको, बिहार में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। जो बीजेपी को हराएंगे उसका समर्थन करेंगे। और बंगाल का हम और दादा बैठ कर के बात कर लेंगे। स्मार्ट सिटी है क्या, पहले ये बताओ आप। क्या सांडों का घूमना स्मार्ट सिटी है? जब चाहो तो बता दें हम। अरे इतना वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया, अच्छा वो नहीं, अब दोबारा थोड़ी होता है, रिपीट थोड़ी होता है वो। सब सांड नाराज हो जाएंगे। मुझे बचा के रखो। देखिए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना। मुझे दुख है इस बात का कि आखिरी बहस वो विकास की करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे आजमगढ़ के लोग बैठे हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लोग बैठे हैं। जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, ऐसा पूरा देश में एक्सप्रेसवे नहीं बना है। और इससे अच्छा, इससे सुंदर, इससे बेटर हम बनाना चाहते थे पूर्वांचल के लिए। उसके स्पेसिफिकेशन थे। एक बात हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे कि वो स्पेसिफिकेशंस देखें। मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता। 120 मीटर समाजवादी सरकार में लिया गया था। मैंने पिछली बार रजिस्ट्री बताई थी किस जिले में कब हुई थी।
उसका जो मीडियन था, जो डिवाइडर होता है, चौड़ा रखा था, क्योंकि हम आगरा लखनऊ से बेटर बनाना चाहते थे। वे साइड एमिनिटीज थी, आपकी सर्विस लेन्स थी। ये सरकार ने बताओ पूर्वांचल को खराब बना दिया। मेरे तो एक साथी बता रहे थे, लगता है कि आपको दोबारा ठीक कराना पड़ेगा। आप बताइए स्पेसिफिकेशन क्या है? अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए स्पेसिफिकेशन बदले सरकार ने। देखिए, वो फोन इसलिए किया था कि मैंने एफआईआर नहीं लिखाई थी कन्नौज में। ये गलती हमारी है कई बार, और हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को डिस्टर्ब न करें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेस में और घर के आसपास इंटेलिजेंस लोगों को भेजना छोड़ दें। इसी प्रेस हॉल में एक एलआईयू का इंस्पेक्टर पकड़ा था मैंने। बताइए, इंस्पेक्टर पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? उसका नाम था भानु प्रताप राय। बताओ सरकार ने क्या कार्रवाई की? बताओ सरकार ने क्या कार्रवाई की? कैसे एलआईयू का इंस्पेक्टर आ सकता है हमारे यहां पर? और फिर जब मैं कन्नौज गया, बताओ क्या नारे लगवाए थे आपने? क्या नारे लगवाए थे आपने? और फिर जब मैं एबीवीपी और हिंदुस्तान के अखबार में गया था, अगर आप में से कोई पत्रकार चाहे उस नौजवान की तस्वीर, मेरे पास तस्वीर है, तस्वीर है, तो क्या नारे लगवाए थे आपने? और मैं आपको बता दूं, जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है, और इन दोनों को मैं भगवान वेंकटेश में देखता हूं। ये सब अवतार भगवान विष्णु के हैं। अगर नई बात समझ में आई हो तो बता दो, हम दोबारा कह दें। और बताइए, आदरणीय आजम खान साहब पे कितने मुकदमे दर्ज हुए? मैंने ये भी कहा फोन पर, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूरा प्रशासन उनके खिलाफ है। और प्रशासन को इसलिए भेजा गया क्योंकि एक आईएएस को एक्सटेंशन चाहिए था, उसको एक्सटेंशन मिल गया। एक आईपीएस पे जो गंभीर मामले हैं आपके अखबारों में लिखे जा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है बहुत सारी जगह पर। क्या रिकॉर्डिंग नहीं है उस आईपीएस की? बताओ। उसके खिलाफ जांच एक आईपीएस ने दी थी। बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस की शिकायत कर रहा हो? वो शिकायतें सार्वजनिक होनी चाहिए। क्यों सार्वजनिक नहीं है? उसके लिए दोषी कौन है? रुपए नहीं, और भी बातें हैं उसमें। इसलिए बताइए, आईपीएस को इसलिए भेजा कि तुम्हारी सब जांच खत्म हो जाएगी, और डीएम को इसलिए भेजा कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये है आजम खान साहब को जेल भेजने का कारण। और डॉक्टर कफील को क्यों भेजा, ये बताओ। और फिर इसीलिए हम उस लड़ाई में आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है जब कश्मीर को कैद कर सकती है, और हमारे घर में प्रेस भेज सकती है जो नींद नहीं खुली थी, आंख नहीं खुली थी तब, और हमारे घर पे ही पीआईएल करा दिया था, याद कीजिए। और ये प्रचार किया कि हम होटल बना रहे हैं। अब तो हम नए घर में आ गए, कोई पत्रकार चाय नहीं पी पाया वहां पर। कभी बुलाएंगे, सरकार बनेगी तब। इसलिए जनता नाराज है, जनता इस सरकार को हटाने जा रही है, और इसीलिए हमने कहा 351। क्यों उलझे हुए हो? अराजकता किस बात की? देखिए, एक कानून पी चिदम्बरम सामने बनाया था, उसी कानून में वो जेल चले गए थे। तो कानून किसके लिए बना रहे हो? दंगाई कौन लोग हैं? आप पुराने इतिहास उठा करके देख लिए, दंगा कौन करता है? स्मार्ट सिटी तक रही है भाई। हमारा आपका स्मार्ट सिटी वही है जिसमें सांड घूमे। भाई हमें तो अपना भी हर जगह स्मार्ट कर देंगे। हम पार्टी कार्यालय स्मार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सांड घूमेंगे, ठीक रहेगा, स्मार्ट लगेगा। नहीं, 2000 एक्सप्रेस वे पे। लेकिन ये बताओ, अगर
दूध देती हुई भैंस पकड़ोगे तो कितना मिलेगा? कैसी सरकार है, सोचो आप लोग। सरकार कहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे थे, कहाँ स्टेडियम्स बन रहे थे, कहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी, कहाँ पत्रकार साथियों के मरने पे 25 लाख मिल रहे थे। अब क्या हो रहा बताओ आप? जान जाने पे मदद मिल रही थी, इलाज बंद हो गया अस्पतालों में, समाजवादी पेंशन बंद हो गई, बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे। अस्पताल चालू ही नहीं हो पा रहे, अपने अस्पताल जो बनाए हुए समाजवादी सरकार के थे वो तक नहीं चला पा रहे हैं। बताइए आप, उनमें फंड्स नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में कह रहे हैं हम इतने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आपका बजट कहाँ है बताइए आप? बजट कहाँ है मेडिकल कॉलेजेस का? नहीं, गोबर भी लगा दिए सुंदर दिखोगे। पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्टों की जांच योगी सरकार करा रही है, अब आप ये कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप इस सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जांच करवाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी? अभी कुछ नहीं बताएंगे, आप सरकार बनवा दो बस। लेकिन एक बात बता दो, टाइम्स इंडिया का आर्टिकल पढ़ लीजिए, भांग खाने से ठीक रहता है आदमी। थैंक यू सो मच। अगर आप इधर से जाएंगे तो आसान रहेगा हमारे आपके। इतना ही निवेदन है प्रेस के साथियों से, अगर इधर से चले जाएंगे तो हम और लोगों को बुला लेंगे। अच्छा, बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों से। अब देखता हूं मैं कितना लिखा जाएगा। वैसे तो केवल मुझे अच्छा लगता है प्रेस के लोग खुश होकर यहाँ से जाते हैं। दिवाकर जाइए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच है।